गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जो आरबीएससी बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर है, यानी कि 3 मार्क्स का ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। अब देखो इसमें पहले 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले ही नोट कर देता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो एक बायो का चैप्टर है। कहने का मतलब अपने को जैव अणु, जीवों के अंदर पाए जाने वाले अणुओं के बारे में अपने को पढ़ना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, इन सब के बारे में अपने को धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ना है। तो बायो के बच्चों के लिए काफ़ी ईजी चैप्टर रहेगा, क्योंकि बायो में सिर्फ चीज़ें आप 11th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत। और मैथ के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मैथ के बच्चों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ पढ़ते हो या बॉडी पार्ट्स के अंदर अपने होने वाली रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हों। तो बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, तो जैव अणु हम किसको कहते हैं, तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे वे अणु जो जीवों की वृद्धि, विकास एंड पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव अणु कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि वे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं अपने को क्या कहलाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे, यानी कि जैव अणु कहलाएंगे। यानी कि वे अणु जो जीवों की वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, उन सभी मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, साल्ट, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए क्या रहती है, इम्पोर्टेंट रहती है। और इन सभी अपने पास मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, साल्ट, एंजाइम, इन सब को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्योंकि किसी भी लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, बारी बारी टॉपिक वाइज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स और फिर साल्ट पढ़ेंगे। तो इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। लगभग इन्हीं में से क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। और इस चैप्टर में से लगभग जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है कि अपने को एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ में से क्या पूछे जाते हैं, अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कोई पूछे तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में 2 वर्ड हैं। एक तो है अपने पास कार्बो यानी कि कार्बन, दूसरा दे रखा है अपने को हाइड्रेट यानी कि वाटर, यानी कि H2O। तो इसकी डेफिनेशन इजी हो गई है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में 2 वर्ड है अपने पास, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो यानी कि कार्बन और हाइड्रेट यानी वाटर। तो हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये क्या दे देंगे कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये अपने पास कार्बोहाइड्रेट की क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। धीरे धीरे इस डेफिनेशन में आगे धीरे धीरे इसमें क्या आया, चेंज आया। कैसे आया उसका रीजन हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अपनी हो गई है, कार्बन के हाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की खास बात क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CxH2Y होता है। CxH2O होता है। जिस प्रकार से मैं लिखूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H2O की होल 6। तो इस प्रकार से भी इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए अपने से, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CxH2O।
और नेक्स्ट जो दूसरी बात आती है कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट और ख़ास बात आती है वो ये आती है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर पूछा जाए तो 2 रेशियो क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CxH2O Y, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है वो क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है वो कितना रहता है 2:1 में रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे कुछ इसके बारे में पढ़ा गया तो ये डेफिनेशन जो है वो क्या कर दी गई अमान्य कर दी गई कि नहीं कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, या फिर CxH2O फॉर्मूले को जो फॉलो करता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसे कंपाउंड्स अपने को मिले जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो वो जैसे फॉर्मूले में पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2O H2O को क्या कर दूँ कोष्टक में बंद कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया C1 हो गया और H2O 1 हो गया। इस फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये डेफिनेशन क्या कर दी गई अमान्य कर दी गई यानी कैंसिल कर दी गई। दूसरा एग्जाम्पल हमें ले लें जैसे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, यानी कि इसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 अपने पास हाइड्रोजन होते हैं और 2 ऑक्सीजन होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H2O2। तो ये फॉर्मूले को ये जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है CxH2O Y को, लेकिन ये क्या है एसिटिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो धीरे धीरे आगे इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रेमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है लेकिन ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जैसे हमने लिख दिया डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो DNA में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर C5H10O4, जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही लेकिन फिर भी क्या है कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी गई थी कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CxH2O होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते गए तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स अपने को मिले जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ ऐसे अपने पास कार्बोहाइड्रेट भी मिले जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया यानी कि कैंसिल कर दिया गया। फिर एक नई डेफिनेशन दी गई और वो डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट की वो क्या आई कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आई वे पॉलीहाइड्रोक्सी प्रकाशिक सक्रिय यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव वे पॉलीहाइड्रोक्सी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जिनमें एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी को हम क्या लिखते हैं OH ग्रुप, और पॉली का मतलब 2 3 या 3 से ज़्यादा, तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी प्रकाशिक सक्रिय यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे अपने पास कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, वरना वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई है देखो कार्बोहाइड्रेट की, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि कार्बोहाइड्रेट वो होंगे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक क्या होगा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरी ये हो गई है कि ये क्या होने चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए यानी कि प्रकाशिक सक्रिय होने चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे तभी हम उसको क्या मानेंगे कार्बोहाइड्रेट मानेंगे। और फिर ये क्या होने चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए यानी कि जिसमें OH ग्रुप है वो क्या होने चाहिए मोर देन 2 होने चाहिए यानी कि 2 से क्या होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए। तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे। अब अपने पास आता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण उसका पढ़ें।
तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण 3 तरीके से करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, या हमें कह दें बाय बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि वो कहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं या किस प्रकार से अपने को उसका एक मुख्य इंपॉर्टेंस जो उसका प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर। तो इसके आधार पर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो लिखते हैं शुगर और एक लिखते हैं नॉन शुगर, यानी कि शर्करा जिसको हम कह दें, शर्करा, या फिर इसको क्या कह दें, अशर्करा कह दें। तो शर्करा और अशर्करा में अपने पास शर्करा की डेफिनेशन देंगे तो हम ये कह देंगे कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते, और अनसोल्यूबल इन वाटर, अनसोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट इसके जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गलैक्टोज, कई सारे एग्जाम्पल जो शुगर है। और अपने पास अनसोल्यूबल इन वाटर जो मीठे नहीं होते, जिसको हम नॉन शुगर कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं, या अशर्करा जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज, ये सारे किस में आ जाएंगे, अपने पास नॉन शुगर में आ जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा बाय बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, एक तो होगा शुगर और एक होगा नॉन शुगर। शुगर यानी जो स्वाद में मीठे हैं, सोल्यूबल इन वाटर हैं, यानी कि में आप मीठे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, अपने पास रेमनोज है, राइबोज है, ये सारे के सारे, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सारे किस में आ जाएंगे, शुगर में आ जाएंगे। और जो नॉन शुगर में होंगे वो अपने पास अनसोल्यूबल इन वाटर होंगे, मीठे नहीं होंगे, जैसे स्टार्च है और सेलुलोज है। तो ये तो अपने पास क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा स्रोत के आधार पर। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है रिड्यूसिंग बाय बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर पर। सेकंड बी पॉइंट, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन करने का, अपचायक प्रकृति के आधार पर, अपचायक प्रकृति के आधार पर, या हमें कह सकते हैं बाय बेसिस ऑन रिड्यूसिंग नेचर, बाय बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। इसके आधार पर भी हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, और एक हो जाएगी अपने पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी कि अपचायक शर्करा, और एक अनअपचायक शर्करा, अपचायक शर्करा और दूसरी अनअपचायक शर्करा। तो अपचायक शर्करा में तो ये कह देंगे कि ऐसी कोई भी शुगर अपने पास हो जो टोलेन टेस्ट यानी कि टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को अपचयित कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचायक शर्करा कहते हैं। तो वे शुगर जो टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला Ag2O, एंड फेलिंग रिएजेंट, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, CuO, को अपचयित कर देती हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, यानी कि अपचायक शर्करा कहलाती है। और जो ऐसा नहीं करती वो क्या कहलाती है, अनअपचायक शर्करा कहलाती है। और बाकी आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखने की बजाय आप डायरेक्ट इसी पे एग्जाम्पल देख लेना, सुक्रोज,
सुक्रोज क्या रहती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहती है, यानी कि अनपचायक शर्करा है। और यहाँ पर एग्जाम्पल में हम बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, मेनोज, गलैक्टोज, राइबोज, और अपने पास माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, और थ्रियोज, एरिथ्रोज, ये सभी शुगर जो आएंगी वो किस में आएंगी, रिड्यूसिंग शुगर में आएंगी। यानी कि ये सारी की सारी टोलेन एजेंट और फेलिंग एजेंट को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। और सुक्रोज जो है वो क्या आएंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएंगे। अपने पास यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुक्रोज जो है वो एक अनपचायी शर्करा है, क्यों है? तो इस बात में दिमाग में रख लेना कि इसको अपचयित करने वाली जो ऑक्सीजन जो होती है, सुक्रोज के अंदर अपचयित करने वाली जो ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, यानी कि बंध बनाने में पार्टिसिपेट करती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, जिसकी वजह से सुक्रोज जो है वो टोलेन एजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है। तो ये अपने पास दूसरा हो गया। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है बाय बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, बाय बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर। तो थर्ड हम लिखेंगे, वो लिखेंगे संरचना के आधार पर, बाय बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बाय बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे, यानी कि 3 प्रकार के होंगे। जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है मोनोसैकेराइड, सेकंड जो आता है वो आता है ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड जो आता है वो आता है पॉलीसैकेराइड। थर्ड जो आता है वो आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो अपने पास स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के आएंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो देखो मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि वे सैकेराइड जिसको हम वाटर में क्या करें, डिजोल्व करें, यानी कि वाटर के अंदर डालें या वाटर के अंदर घोलें। तो जब हम उसको पानी के अंदर घोलते हैं तो एक नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि वो घुलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलावटन संभव नहीं है, यानी कि जिसको जल के अंदर डालने के बाद जैसे उनका अपघटन होता है तो एक नया कंपाउंड नहीं बनता। जैसे पानी में ग्लूकोज को डालेंगे तो ग्लूकोज का पानी बनेगा, ना कि कोई एक अलग से नया कंपाउंड बनेगा। तो हम कहेंगे कि वे शुगर जिनका हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं है या हाइड्रोलाइसिस के दौरान एक नया कंपाउंड नहीं बनता है, वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। और मोनोसैकेराइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन अटम 3 to C7, यानी कि 3 कार्बन से लेकर कहाँ तक होते हैं, 7 कार्बन तक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6, जैसे फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला भी यही होता है, मेनोज जिसका फॉर्मूला भी यही होता है, गलैक्टोज जिसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गलैक्टोज जिसका सभी का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, लेकिन चारों हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हमने मोलिकुलर जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, सेम लिखा है। इनकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। उसके बाद जैसे राइबोज C5H10O5, जैसे रेमनोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H10
C6H10O4, C5H10O4, C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला है C5H10O4 और रेमनोज का फॉर्मूला है C6H12O5, C6H12O5। ये फॉर्मूला किसका है? रेमनोज का है। तो ये वाले हैं वो क्या कहलाएंगे अपने पास? मोनोसेकेराइड कहलाएंगे, यानी कि ऐसे सेकेराइड जिनको पानी के अंदर डालें यानी उनका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एक नया फॉर्मूला है, कहने का मतलब एक नया कंपाउंड नहीं बनता। जैसे ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो वो ग्लूकोज का पानी बनेगा, ना कि उसके अंदर डालने के बाद एक अलग एक्स्ट्रा कंपाउंड बने, कहने का मतलब कोई नया यौगिक नहीं बनता है, या जिनका हाइड्रोलाइसिस संभव नहीं है, जल अपघटन संभव नहीं है, ऐसे शुगर्स को हम क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 7 तक होते हैं, और ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, यानी टेस्ट इनका कैसा रहता है? मीठा रहता है। इसके एग्जांपल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गलेक्टोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है, और अपने पास जैसे राइबोज लिखा C5H10O5 है, जैसे डीऑक्सीराइबोज लिखा C5H10O4 है, रेमनोज का फॉर्मूला लिखा C6H12O5, जैसे थ्रियोज का फॉर्मूला लिखें तो थ्रियोज में जैसे 3 कार्बन होते हैं, थ्रियोज में 4 कार्बन होते हैं, एरिथ्रोज में भी कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड की डेफिनेशन हम किस प्रकार से देंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो अपने पास 2 या उससे ज़्यादा अपने पास क्या बनती है? मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डालें तो पानी में डालने के बाद या जिसका जलावघटन कराएं तो अपने को 2 या 2 से अधिक, यानी कि हम ये कह सकता हूँ 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनती हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं ये कह दूं कि 2 मोनोसेकेराइड बन रही हैं, 2 मोनोसेकेराइड बन रही हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स अगर यूनिट अपने पास आ रही हैं तो हम उसको क्या कह देंगे? डाइसेकेराइड कह देंगे, डाइसेकेराइड कह देंगे। अगर अपने पास 3 आ रही हैं तो हम उसको क्या कह देंगे? ट्राइसेकेराइड कह देंगे, ट्राइसेकेराइड कह देंगे। अपने पास 4 आ रही हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? टेट्रासेकेराइड कह देंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे शुगर जिसको हम पानी में डिजोल्व करें तो अपने को 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ अगर प्राप्त होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अगर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनी तो डाइसेकेराइड, 3 बनी तो ट्राइसेकेराइड, 4 बनी तो टेट्रासेकेराइड। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? डाइसेकेराइड है। कौन सी है? डाइसेकेराइड। जैसे डाइसेकेराइड का पहला एग्जाम्पल हमने लिया सुक्रोज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? माल्टोज। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टोज। तो ये तीनों की तीनों कैसी हैं? डाइसेकेराइड हैं। क्या हैं? डाइसेकेराइड हैं। और तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 और O11। सबका C12H22 O11 तीनों का क्या रहता है? फॉर्मूला रहता है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन तीनों के अंदर इकाइयाँ जो हैं वो हैं अलग अलग हैं। जैसे माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज हैं, सुक्रोज के अंदर 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज है, और लैक्टोज के अंदर 1 ग्लूकोज और 1 गलेक्टोज है। तो इसमें 2 मोनोसेकेराइड हैं। इसमें एक तो अपने पास क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और एक क्या बनेगा? गलेक्टोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, गलेक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है? गलेक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? गलेक्टोज बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से माल्टोज 2 यूनिट अगर ग्लूकोज की आपस में जोड़ें तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। इसी प्रकार से सुक्रोज 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में जोड़ते हैं तब क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। सुक्रोज का हम नेक्स्ट जो नाम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? शुगर कैन भी लिखते हैं, यानी कि कैन शुगर जिसको हम बोलते हैं, कैन शुगर किसको कहते हैं? सुक्रोज को। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर। और लैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर, यानी कि मिल्क दूध के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। और ठीक इसी प्रकार से अपने पास आती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में ये कह देंगे कि जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कराएं यानी कि पानी में डिजोल्व करें तो अपने को 10 से ज़्यादा क्या बनती है? मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बनती हैं। एक अपने पास 3 से लेकर 7 तक कार्बन है तब हम उसको मोनोसेकेराइड करें, और जब इन कार्बन की मोनोसेकेराइड यूनिट 2 से लेकर 10 तक बनती हैं तब ओलिगोसेकेराइड कह रहे हैं। और जब 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयाँ बन रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे?
पॉलीसेकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया स्टार्च, स्टार्च जो ग्लूकोज का एक पॉलीमर कह सकते हैं हम। और नेक्स्ट हमने लिखा है सेलुलोज, सेलुलोज फॉर्मूला हो गया C6H10O5 और आगे मैंने क्या लिख दिया है, N लिख दिया है। और यहाँ पर मैं कह दूँ वेयर N इज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जिसके N इक्वल्स टू हम क्या कहेंगे, मोर देन 1000, N इक्वल्स टू मोर देन 1000, यानी कि 1000 से ज़्यादा आपस में इकाइयाँ जुड़ेंगी तब क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। स्टार्च जो है वो सारे के सारे उसके अंदर जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो कौन क्या होती हैं, ग्लूकोज होती हैं। यानी कि ग्लूकोज है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं। और वो भी कौन सा, अल्फा ग्लूकोज जुड़कर। और जब बीटा ग्लूकोज जुड़ेगा तब क्या बनेगा, सेलुलोज बनेगा। तो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर जो होता है वो होता है स्टार्च, और बीटा ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है, जिसमें N की इकाइयाँ जो हैं वो कितनी होती हैं, 1000 से भी ज़्यादा होती हैं। यानी कि 1000 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़े तब स्टार्च बनाएगा अल्फा ग्लूकोज जुड़कर, और बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, अपने पास सेलुलोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेलुलोज बनाएंगे। तो ये रहा इनका क्लासिफिकेशन। इसके बाद अपने को नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ना है वो अपने को कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और ग्लैक्टोज, इनकी स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो वो कैसे होती है। ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद अपने को इन तीनों की स्ट्रक्चर पढ़नी है, डाइसेकेराइड पढ़ने हैं, पॉलीसेकेराइड अपने पास स्टार्च हैं और सेलुलोज हैं, स्टार्च और सेलुलोज हैं। ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने को ये चार तो ये पढ़ने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और ग्लैक्टोज। उसके बाद में अपने को सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ना है, स्टार्च और सेलुलोज पढ़ना है, इनकी स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मूला और ये किन किन के साथ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, अपने पास ग्लूकोज रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, और यही यहाँ से लगभग क्वेश्चन कवर हो जाता है। उसके बाद हम जैसे कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होने के बाद विटामिन, फिर प्रोटीन, हार्मोन्स, वो सभी पढ़ेंगे। धन्यवाद।